हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस की, जिसमें हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणु और अणु। इस चैप्टर से पहले आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा, उसके अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़ा होगा कि कौन कौन से स्टेट में आपका मैटर अवस्था में पदार्थ रहता है या रह सकता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैटर क्या होता है, किस तरह से उसको अलग अलग रूपों में आप क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अब हम इस चैप्टर में मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करेंगे, यानी कि जो पदार्थ है अगर उसको तोड़ा जाता है या उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, हमने कहा कि पदार्थ क्या होता है, जो वस्तु किसी भी चीज से मिलकर बनी है वो पदार्थ हो जाती है। ठीक है, मैटर वही तो है, जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास है वो किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई है, और वो हर चीज को, हर एक वस्तु को हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, मैटर की कैटेगरी में रखते हैं। या आप क्या कहते हैं कि जो भी चीज स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अगर मैं इस पेन को कहीं पर रख देती हूँ तो इस पेन का जितना साइज है ये पेन उतनी जगह क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा या उतना स्थान घेरेगा। जैसे आपने बॉक्स में इस पेन को रख दिया है तो ये बॉक्स का इतना ही, जितना इसका साइज है या जितना इसका वॉल्यूम है उतना स्थान ये पेन क्या करेगा, घेरेगा। ठीक है, दूसरा, इसको अगर मैं वेइंग मशीन पे रखती हूँ तो इसका कुछ ना कुछ भार आएगा, वजन आएगा। ठीक है, फिजिक्स में आप भार को अलग पढ़ते हैं, द्रव्यमान को अलग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भार, वजन, द्रव्यमान की बात की जाएगी तो वो सेम चीज आएगी। ठीक है आपकी। तो हमने कहा कि इसको वेइंग मशीन पर रखने पर इसका कुछ ना कुछ क्या आएगा, वजन आएगा या द्रव्यमान हमें मिलेगा। तो यानी ये पेन क्या हो गया, इसने स्थान भी घेरा और इसमें द्रव्यमान भी है, तो ये क्या हो सकता है, एक पदार्थ हो सकता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि अगर मैं इस पेन को तोड़ देती हूँ, ठीक है, इसके दो दो इसके क्या हो जाएंगे, पीस हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे। फिर मैं कहती हूँ कि मैं एक और पीस को दोबारा से क्या कर देती हूँ, तोड़ देती हूँ। ठीक है, और मैं ऐसे इस पेन को डिवाइड करती जाऊंगी और छोटे छोटे पार्ट्स में, या हम कहेंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको तोड़ते जाएंगे। क्या मानते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप इस पेन के उस छोटे से पार्टिकल को और डिवाइड नहीं कर पाएंगे या फिर उसको आगे तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब उस पार्टिकल को क्या माना गया वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वह पार्टिकल किस तरह से बिहेव करेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, या वह किस स्थिति में रहता है नेचर में, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणु। एटम आपका क्या होता है, परमाणु, और मॉलिक्यूल्स यानी अणु। परमाणु और अणुओं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में या परमाणु के बारे में कहाँ से शुरू किया गया। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद, ठीक है, एक भारतीय दार्शनिक थे। ठीक है, दार्शनिक क्या होते हैं, जो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, किसी चीज को पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं और इतना गहन अध्ययन किया जाता है कि उनके मन में खुद से विचार उत्पन्न हो जाते हैं किसी भी वस्तु को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर। उनकी अपनी एक सोच होती है, अपनी एक राय होती है। इसी प्रकार से महर्षि कणाद एक फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर थे, यानी भारतीय दार्शनिक थे, और उन्होंने क्या किया, मैटर के बारे में यानी पदार्थ के बारे में सोचना शुरू किया कि पदार्थ क्या होगा। अगर हम पेन की बात कर रहे हैं तो उन्होंने पेन के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा, पेन किस पदार्थ है एक, और पेन का क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है। तो उन्होंने अपनी दार्शनिक जो अवधारणा थी, सोच थी, उसके आधार पर माना कि पदार्थ को डिवाइड करते जाएंगे, यानी उसको अगर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई एक पार्ट ऐसा होगा कि जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर पाएंगे या उसको तोड़ नहीं पाएंगे। तो क्या कहा उन्होंने कि पदार्थ है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया।
ये इसको विभाजित कर दिया 2 पार्ट में, फिर इसको आगे और विभाजित कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही विभाजन की प्रक्रिया होती जाएगी और एक टाइम ऐसा होगा कि ये अविभाज्य, ठीक है, अविभाज्य यानी जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य कण हमको प्राप्त होगा। उन्होंने ऐसा क्या किया, सोचा, किसने, महर्षि कणाद ने ऐसा सोचा कि ये पदार्थ हो गया आपका, ठीक है। इस पदार्थ को क्या करते जाएंगे, डिवीजन चल रहा है, इसका विभाजन हो रहा है, ठीक है। 2 टुकड़ों में बटा, फिर ये आगे जाके और 2 टुकड़ों में बटा, फिर ऐसे ही इसको विभाजित करते गए आगे, और अंत में आपको ऐसा एक क्या मिलेगा, कण मिलेगा जो कि अविभाज्य होगा, यानी उसका फर्दर डिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी कण को उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया, ओके, जिसको आप क्या कह रहे हैं, एटम कह रहे हैं, ठीक है, परमाणु यानी एटम। तो किसने कहा, ये महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु की अवधारणा रखी, और उन्होंने क्या कहा कि पदार्थ का डिवीजन होता है या वो विभाजित किया जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है या आपको पदार्थ का एक कण ऐसा मिलेगा जिसको आप आगे विभाजित नहीं कर पाएंगे, और पदार्थ का वही कण क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा, ओके। लेकिन जो उनकी ये अवधारणा थी, ये सिर्फ सोच थी उनकी, ठीक है। वो दार्शनिक थे, उन्होंने सिर्फ सोचा था कि ऐसा कोई कण होगा पदार्थ में, ओके। लेकिन प्रैक्टिकल उन्होंने नहीं किया। अब साइंस क्या है, पूरी प्रैक्टिकल बेस है। थ्योरी पहले बनाते हैं, पहले प्रिंसिपल देते हैं, फिर क्या किया जाता है, उसको प्रैक्टिकली भी क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ऐसा है या नहीं है। तो ये सिर्फ सोच के आधार पर था, या हम बोल सकते हैं कि थ्योरेटिकल बेसिस पर ऐसी अवधारणा अपनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ultimately a time will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. He named this particle परमाणु। ये हमने पढ़ लिया कि एक टाइम ऐसा आएगा जब डिवीजन नहीं होगा, और उस पार्टिकल को क्या नाम दे दिया, परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर पकुधा प्रत्यायमा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in combined form which gives a various form of matter. एक और फिलोसोफर आए और उन्होंने क्या बोला कि ये जो परमाणु होंगे ये अलग अलग नहीं रह पाएंगे फ्रीली स्टेट में, या ये एक कॉम्बिनेशन में पाए जाएंगे, ठीक है, कंबाइन होकर पाए जाएंगे, और उसी कॉम्बिनेशन को क्या नाम दिया उन्होंने, मैटर यानी पदार्थ नाम दिया, ओके। तो यही बात कही गई थी जो पहले महर्षि कणाद ने कहा कि पदार्थ को सब डिवाइड करते चले जाएंगे तो हमें परमाणु मिलेगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल उन्होंने बोला, सबसे छोटा कण होगा, ठीक है। सबसे छोटा या सूक्ष्मतम कण जब उन्होंने बोला तो उसका मतलब क्या है कि उसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। यहीं पर दूसरे ने क्या कहा कि जो ये अविभाज्य कण है, अगर इनको जोड़ते चले जाएंगे या एक कॉम्बिनेशन में ये पाए जाते हैं, और उस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, मैटर यानी पदार्थ कहा जाता है, ओके। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये हिस्ट्री है किसके बारे में, एटम के बारे में। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या एटम्स में आगे डिस्कवरी हुई, और फिर कौन कौन से फिलोसोफर आए या साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के बारे में बताया। इसको एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको कितनी चीजें समझ में आई, 2 चीजें समझ में आती हैं। पहली कि जो आपके महर्षि कणाद ने कहा कि अगर पदार्थ का डिवीजन होगा, उसको डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, एक सूक्ष्मतम कण आपको मिलेगा। सूक्ष्मतम कण से क्या मतलब है, सबसे छोटा कण होगा वो पदार्थ का। ये पदार्थ हो गया, इसका सबसे छोटा जो कण होगा उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। और उन्होंने कहा वो कण कैसा होगा, इनडिविजिबल होगा, यानी अविभाज्य होगा, यानी इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसको अगर हम तोड़ना, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह रहे हैं, इसको पॉसिबल नहीं है इसके अवयवों में या घटकों में या फिर अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ना। ये महर्षि कणाद ने कहा। वहीं जो ये सूक्ष्मतम कण है ये क्या करता है, मतलब कंबाइन होता है आपस में। जितने भी सूक्ष्मतम कण है जिनको परमाणु नाम दिया गया, वो परमाणु आपस में कंबाइन होंगे और एक एक कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह के क्या बनेंगे, पदार्थ बनेंगे, मैटर बनेंगे, या द्रव्य भी उसको बोला जाता है, ओके।
तो इतना हमने यहाँ पर समझा। इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे अलग अलग दार्शनिक फिर आए और उन्होंने भी अलग अलग विचार धारणाएं दी, जिसमें डेमोक्रिटस, ल्यूकिपस ये सब थे। सजेस्टेड दैट if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further। तो उन्होंने भी क्या कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते चले जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर उस मैटर का फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, और वो जो पार्टिकल होगा जिसको इनडिविजिबल कहा जा रहा है वो पार्टिकल क्या है, एटम है, परमाणु उसको नाम दिया गया। ओके, डेमोक्रिटस कॉल दीज इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ये ध्यान रखना, इनडिविजिबल यानी अविभाज्य। ठीक है, जब तक आप आगे की थ्योरीज नहीं पढ़ेंगे, प्रिंसिपल नहीं पढ़ेंगे और जितने भी आगे मॉडल्स आएंगे एटम के वो नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके लिए परमाणु क्या है, अविभाज्य है, यानी इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। कब तक, जब तक हम आगे के मॉडल्स नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अविभाज्य आपके दिमाग में होना चाहिए, एटम बनना चाहिए, परमाणु बनना चाहिए, यानी कोई तो छोटा सा पार्टिकल है। चौक पड़ी होगी आपके पास, उसको तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, या फिर पाउडरी मास में कन्वर्ट कर दीजिए, चूरा बना दीजिए उसका। फिर उसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल लीजिए जो कि शायद पॉसिबल ना हो आपको नेकेड आई से देखने पर, यानी अगर आप बिना माइक्रोस्कोप के या बिना किसी लेंस के आप उसे देख पाना संभव नहीं है। इसका भी बहुत छोटा पार्टिकल होता है एटम, उसको बनाइए अपने दिमाग में कि इतना छोटा कोई पार्टिकल होगा, वो क्या है, एटम है, यानी परमाणु है, उसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, वो इनडिविजिबल है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि तब तक वो आपके लिए क्या होना चाहिए, अविभाज्य होना चाहिए, यानी परमाणु ऐसा है सूक्ष्मतम। जब हम सूक्ष्मतम बोलते हैं तो उससे छोटा कुछ होगा नहीं, यानी उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और दूसरा क्या कह दिया मैंने, अविभाज्य, यानी उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन कह रहा है, ये डेमोक्रिटस कह रहे हैं। देन philosophical consideration and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century। 18th century तक क्या चलता रहा, एक दार्शनिक अवधारणा चलती रही, यानी सिर्फ सोच के आधार पर थ्योरेटिकल बेसिस पे बताया गया कि कोई तो कण है पदार्थ का ऐसा जिसको कि हम सूक्ष्मतम कह रहे हैं और अविभाज्य कह रहे हैं, वही क्या है, परमाणु है। पर ये सब किस में था, थ्योरी में था। अभी तक 18th सेंचुरी में कोई भी प्रैक्टिकल बेसिस नहीं अपनाया गया, या प्रैक्टिकली किसी ने भी इस चीज को वेरीफाई नहीं किया, इसकी पुष्टि नहीं की। 18th सेंचुरी में फिर क्या हो गया, तत्व और यौगिकों के बीच में भी डिफरेंस पता चल गया कि आपके एलिमेंट्स क्या होते हैं और जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में भी पता चल गया। लेकिन अभी भी परमाणु के बारे में प्रैक्टिकल नहीं हुआ या इंफॉर्मेशन कोई नहीं मिली, इतनी खोज नहीं हो पाई थी। ओके, difference between elements and compound and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happen when they combine। ठीक है, और क्या क्या पता चला कि नेचुरली जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर में कैसे प्रेजेंट होते हैं, और साथ साथ उनके कॉम्बिनेशन में से किस तरह के यौगिक बनते हैं और वो कैसे कंबाइन होते हैं। तो इतनी चीजें आपको होपफुली समझ में आ गई होंगी। बच्चे समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो आप हैंड रेज करिए, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली हैं। एक तो हमने इंडियन जो फिलोसोफर है उनके आधार पर बोला, दूसरा हमने क्या बोला, डेमोक्रिटस ने ये बताया। तो दोनों का मेन पॉइंट क्या था, यही था कि परमाणु का कोई तो सूक्ष्मतम कण है। वो सोच रहे हैं ऐसा कि अगर ये पेन है, इस पेन में कोई तो एक सूक्ष्मतम कण है, या यह पेन जो है वो सूक्ष्मतम कणों से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वो छोटे पार्टिकल्स कैसे होंगे, अविभाज्य होंगे, यानी उनको और तोड़ नहीं पाएंगे, हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, ये कहा। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो वो सूक्ष्मतम कण है वही क्या है, परमाणु है, यानी एटम है। ओके, तो ये महर्षि कणाद ने भी कहा आपका, ठीक है, और डेमोक्रिटस ने भी यही कहा। ओके, तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, किसी का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो वो पूछ लेंगे। ओके, फिर हम आगे देखते हैं एटम के बारे में और क्या क्या हुआ 18th सेंचुरी के बाद। ओके, जल्दी से नोट करिए। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया है आपको? हैंड रेज करिए, समझ आ गया है तो।
ओके, वेरी गुड। तो अभी हमने क्या बोला, 18th सेंचुरी तक, 18वीं शताब्दी तक क्या हो गया आपका, ये पता चल गया कि तत्व क्या है और यौगिक क्या है। ठीक है, अभी क्या होगा, तत्व से यौगिक जब बनेगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, किस तरह से वो कंबाइन होगा, संयोजन उनका किस प्रकार होगा, ये हम पढ़ते हैं संयोजन के नियमों पे। ठीक है, Antony A. Lavoisier laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination. Law of chemical combination. The following two laws of chemical combination were established after much experiment. यानी एंटोनी ए लेवोजियर ने क्या किया, या ए लेवाशियर भी आप कहीं कहीं पर पढ़ेंगे, उन्होंने क्या बोला कि दो तरह के लॉ बताए। उन्होंने क्या बताया कि जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन में किस तरह से वो बिहेव करेंगे या क्या क्या उनमें चेंजेस आएंगे, वो उन्होंने अपने नियमों में बताया। ओके, तो सबसे पहला नियम उनका क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप जिसे कहते हैं। ओके, और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। ओके, तो आपको पूछा जाएगा कि रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया, तो एंटोनी ए लेवोजियर ने दिया, या लेवाशियर भी कहीं कहीं आप उनका नाम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन्होंने नियम दिए और उस रासायनिक संयोजन का नियम दिया उन्होंने। ठीक है, और वो रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से थे, ये दो थे, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि ये दोनों नियम क्या थे। यहाँ पर एंटोनी एल लेवोजियर के साथ साथ जोसेफ एल प्राउस्ट का नाम भी आता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि जो रासायनिक संयोजन के नियम हैं वो एंटोनी ए लेवोजियर या लेवाशियर और साथ साथ जोसेफ एल या जेएल प्राउस्ट ने, उन दोनों ने मिलकर दिए हैं। ठीक है, तो इनको आपने नोट कर लिया, वो समझ में आ गया। रासायनिक संयोजन का नियम, संयोजन हो रहा है किसका, एलिमेंट्स का। ठीक है, और रासायनिक यानी केमिकली, रासायनिक तौर से उनके अंदर कोई बॉन्ड बन रहा होगा, बंध बन रहे होंगे और वो जुड़ रहे होंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है पानी का। ठीक है, पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन के दो वो होते हैं, एटम्स होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है। ठीक है, दोनों आपस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो केमिकली वो किस तरह से जुड़ रहे हैं और कौन कौन से नियमों का पालन करेंगे, तो यानी जुड़ना, संयोजन जो है उनका रासायनिक संयोजन, वही किस में पढ़ा जाएगा, रासायनिक संयोजन के नियम में पढ़ा जाएगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग किस तरीके से होगी उसको आप किस में समझेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में और स्थिर अनुपात के नियम। ओके, तो इतना बच्चों आपको समझ में आ गया है, हैंड रेज करिए समझ आ गया है तो। ओके, गुड, आगे पढ़ते हैं फिर। ठीक है, पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान वर्ड आपको शब्द जहां पर भी दिखे, द्रव्यमान का मतलब होता है वजन या भार। ठीक है, जिसको आप मास भी कहते हो, या क्या कहते हो, वजन कहते हैं आप, या क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक है, ये सारी द्रव्यमान। संरक्षण का मतलब क्या है, बचाना।
ठीक है, संरक्षण मतलब बचाना होता है, कंजर्व करना किसी चीज को, या फिर परिवर्तित ना होना। जब कोई चीज बचेगी तभी तो वो पहली स्थिति में रहेगी जैसे पहले थी, परिवर्तित ना होना। ठीक है, तो इन दो शब्दों से ही आपको ये नियम समझ में आ जाता है। कैसे? द्रव्यमान का संरक्षण, यानी जो मास है वो क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, परिवर्तित नहीं हो रहा है, बच रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं? रासायनिक संयोजन की बात कर रहे हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो क्या कह रहे हैं कि द्रव्यमान जो है किसी भी पदार्थ का, या जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वहां पर ना ही द्रव्यमान को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही उसको नष्ट किया जाता है। बस उसका क्या होता है, परिवर्तन होता है एक रूप से दूसरे रूप में। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास को यानी द्रव्यमान को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही आप क्या कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। बस उसका क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। और वो किसके थ्रू होता है कि पहले तो अभिकारक थे, यानी पहले आपके पास हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था अलग अलग। ठीक है, तो जितना उन दोनों का अलग अलग मास था, अगर उसको टोटल किया जाए, अब जितना वाटर का मास है टोटल आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर केमिकल रिएक्शन, वो मास पहले अभिकारकों के मास के बराबर होगा। क्या कहा हमने? अभिकारक का जो द्रव्यमान था, अभिकारक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया से पहले रहते हैं। ठीक है, उत्पाद का द्रव्यमान, और उत्पाद क्या है, जो अभिक्रिया के बाद बना है। तो यानी द्रव्यमान आपके बराबर हो गए दोनों, अभिकारक का भी और उत्पाद का भी। सिर्फ क्या हुआ, चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ उसमें। किस तरह से कि पहले जो द्रव्यमान था वो अभिकारक का था, अभी सेम द्रव्यमान किसका हो गया है, उत्पाद का, यानी प्रोडक्ट का हो गया है। ओके, तो जैसे हमने किसकी बात की, हमने वाटर की बात की। तो वाटर में क्या था, हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, H2O बनाता है। ठीक है, और ये H2O आपको हमेशा 2 और 1 के अनुपात नहीं मिलते हैं, यानी एटम जो हाइड्रोजन के होंगे वो 2 होंगे, और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन होगा, तभी क्या बनेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, तो अभी आप क्या करते हो, बैलेंस करते हो रिएक्शन को, तो क्या हो जाता है, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2H2। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण कैसे होगा। ठीक है, तो 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ये एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या कहा हमने, अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो बराबर का साइन लगा लिया, उसके बाद 2H2, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16, 36 आ जाएगा ये। ठीक है, 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18, 18 टू जा 36। ओके, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, 18, और 18 टू जा 36। तो आपका जो क्या है, द्रव्यमान है वो संरक्षित हो गया, यानी पहले भी 36 ग्राम आ रहा था, अभी भी कितना आ रहा है, 36 ग्राम आ रहा है। ओके, तो होपफुली द्रव्यमान संरक्षण तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। द्रव्य क्या होता है, यानी मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, उसका हमने सूक्ष्मतम कण देखा, जिसको अलग अलग दार्शनिकों के जो उनकी सोच थी, अवधारणा थी, उसके आधार पर हमने नाम दिया कि परमाणु होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि रासायनिक संयोजन होगा। ठीक है, और रासायनिक संयोजन के बाद क्या होंगे, दो नियम बनाए गए, किसके द्वारा, लेवाशिये द्वारा और प्राउस द्वारा, जिसको हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और उसका हमने एक एग्जांपल देख लिया है। होपफुली यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के सेशन में हम दूसरा अपना लॉ पढ़ेंगे,
अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।